हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन क्या होता है? व्हाट इज़ लोकोमोशन? लोकोमोशन कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारी जगह चेंज हो, ठीक है, जिसमें हमारा प्लेस चेंज हो। तो वैसी अगर कोई भी मूवमेंट होगी तो हम कहेंगे कि भैया ये लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है। अब लोकोमोशन हम तो करते ही हैं, पर अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी लोकोमोशन करते हैं। उनके पास लोकोमोशन करने के लिए अपने अलग अलग ऑर्गन्स, आप कह सकते हो, वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, हाइड्रा के पास टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। अमीबा के पास, अमीबा तो एक पूरा ही, मतलब उसकी तो मूवमेंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो, है ना। तो उसमें बिल्कुल सिंपल मूवमेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। 3 तरह की मूवमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, एमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो तीनों तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है। तो जैसे एमीबॉइड मूवमेंट की अगर हम बात करें, है ना, एमीबॉइड मूवमेंट वो कहाँ होती है हमारी बॉडी में? मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, ब्लड में मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स में हमारी बॉडी में होती है एमीबॉइड मूवमेंट। फिर बात आती है सीलियरी मूवमेंट की। तो सीलियरी मूवमेंट होगी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ट्रैकिया में, वहाँ पे होती है सीलियरी मूवमेंट। उन इन सभी ऑर्गन्स की जो इनर लाइनिंग जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड है ना। तो दैट इज़ वाई सीलियरी मूवमेंट। फिर बात आती है मस्कुलर मूवमेंट की। ये तो नाम ही बता रहे भाई, लिम्स, जॉज, टंग जो भी हैं ये सब मस्कुलर मूवमेंट्स में आती हैं, ठीक है। एक फ्लैजिलर मूवमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि फ्लैजिला, है ना। फ्लैजिलर मूवमेंट कहाँ होती है? फ्लैजिलर मूवमेंट होती है स्पर्मेटाजोआ में, स्पर्मेटाजोआ में होती हैं, स्पॉन्जेस में होती हैं, यूग्लिना में होती हैं। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था पैरामीशियम, हाइड्रा के बारे में, वहाँ पे ये एक और एग्जाम्पल आप ऐड करेंगे कि यूग्लिना में किसके थ्रू लोकोमोशन होता है? फ्लैजिलास के थ्रू, ठीक है। अब देखो, 3 तरह की मसल्स होती हैं, 3 तरह की मसल्स होती हैं। पहली स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मतलब स्केलेटल मसल्स जिनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, जिनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, है ना। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई ऐसे मसल्स जो हमारी मर्जी से हम जिनको ऑपरेट कर सकते हैं, दैट विल बी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। जिनसे लोकोमोशन हो सकता है, हमारे बॉडी का जो पोस्चर है वो चेंज हो सकता है। उस तरह की जो मसल्स हैं, दैट दीज आर स्केलेटल मसल्स। फिर आती है विसरल मसल्स। विसरल मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स बोलते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। मतलब कि इनकी जो मूवमेंट है वो हमारे बस में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ होंगी? जो ऑर्गन्स में जो मूवमेंट हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो हमारे अंदर स्टमक में जो भी मसल्स जो हैं वहाँ पे जो वो जो मूवमेंट कर रहे हैं वो होगी विसरल मसल्स, ठीक है। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है वो उन वॉलेंट्री उन मसल्स का जो कंट्रोल है वो हमारे नर्वस सिस्टम के पास होता है, क्लियर। उसके बाद आएगी तीसरी टाइप जो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स नाम ही बता रहा है कि हार्ट की मसल्स, बिल्कुल। हार्ट की मसल्स हमें पता है वो भी कैसे होंगी? इनवॉलेंट्री होंगी,
तो विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स अलग अलग क्यों हैं? जो हमने कार्डियक मसल और जो हमने यहाँ विसरल मसल्स बोला, ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि विसरल मसल्स की जितनी भी मूवमेंट थी, जो ऑर्गन्स के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही थी, उसे कंट्रोल कर रहा था हमारा नर्वस सिस्टम। और कार्डियक मसल्स में ऐसा नहीं है, ये इनवॉलेंट्री तो है नेचर में, पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो उनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। क्लियर? अब बात आती है हमारे मसल्स की, कि मसल कैसा स्ट्रक्चर है, क्या है अंदर। तो देखो, जो हमारे मसल हैं, ये हमारी स्किन है, ये हमारी सपोज बोन है, इसके बीच में होंगे मसल्स, इसके बीच में होते हैं मसल्स। अब अगर आप टच करें, अपने हाथ को दबा के देखिए, तो आपको महसूस होगा कि बोन से पहले कुछ तो है अंदर, तो वो क्या है? वो मसल्स हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ना है। मसल्स कैसे हैं? जो हमारे जो मसल्स हैं वो बंडल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मसल बंडल्स होते हैं और इन बंडल्स को हम कहते हैं फेसिकल्स। ठीक है, फेसिकल्स। अब ये जो दोनों बंडल्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। तो ये किस चीज़ के द्वारा जुड़े होते हैं? एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं? फेशिया। क्या कहते हैं? फेशिया। ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पर। ठीक है, मसल बंडल्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं फेशिया के द्वारा। ठीक है, अब हर जो मसल बंडल है, हर मसल बंडल उसमें होता है सार्कोप्लाज्म। ये नीचे दिया होगा, 1 मिनट। सार्कोप्लाज्म होता है, सार्कोलेमा होता है, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर कोई सेल है, सेल के अंदर क्या क्या होता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है। तो वही सिमिलर चीज़ें इन मसल बंडल्स के अंदर हैं। सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, सार्कोलेमा है, न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। ठीक है, ये थे मसल बंडल्स के अंदर ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब उनके अंदर होते हैं मायोफिब्रिल या माइक्रोफिलामेंट्स, आप कह सकते हो। ठीक है, कुछ फिलामेंट्स हैं जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, उनको कहते हैं मायोफिब्रिल्स। अब इस मायोफिब्रिल का एक हिस्सा ऐसे काट कर हम इसको एक अलग से हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये उसका हिस्सा है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, इसमें होता है एक लाइट कलर का एक्टिन, इसको बोलते हैं एक्टिन। एक डार्क कलर का बैंड है जिसको बोलते हैं मायोसिन। ठीक है, तो ये है एक्टिन, ये नीचे वाला ये जो डार्क कलर है ये है मायोसिन। ठीक है, एक्टिन जो है हल्का होता है, लाइट थिन होता है। मायोसिन जो है वो थिक होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब ये अल्टरनेटिवली ये बैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर। क्लियर?
तो ये है पूरा, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, अब ये कंडीशन है जब हमारे मसल बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो ऐसी दिखती हैं। इसको ए बैंड बोला जाता है, इस डिस्टेंस को। ये आई बैंड है, इनके डिस्टेंस को। किस किस का डिस्टेंस है आई बैंड? आई बैंड डिस्टेंस है एक साइड के एक्टिन और दूसरी साइड के मायोसिन का। ठीक है, दैट इज आई बैंड। ये जेड लाइन है, ये जो जोन ओवरलैप्ड नहीं है उसको एच जोन बोला गया है। ठीक है, ये सब कंडीशन, ये सब है जब हमारी मसल रिलैक्स्ड है। तो जैसे अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रही है, ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो क्या होगा खुद से सोचो। ए बैंड जो है, ए बैंड का जो साइज है वो डिक्रीज होगा, है ना, एच जोन भी कम होगा। तो इस तरह की बातें, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन में ए बैंड के साथ क्या होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एच जोन भी कम हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन में। रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन से अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें जब इधर जाएगा तो वो दोनों फिर से इंक्रीज होंगे। इस तरह का कोई क्वेश्चन बन भी सकता है, बाकी देखते हैं, समझने वाली बात है ये नॉर्मली ना। अब देखो, अब हमें कुछ स्ट्रक्चर पढ़ने हैं एक्टिन और मायोसिन के। एक्टिन और मायोसिन, ये देखो, ये हमारा जो ये ऊपर वाला है ये है एक्टिन, ये है मायोसिन। ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिन के बारे में। एक्टिन एफ एक्टिन से बना है, 2 एफ एक्टिन से बना है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना है। देखो ऊपर यहाँ से हम पढ़ें, जो एक्टिन है 2 एफ एक्टिन्स हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन्स हैं, ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन भी होता है। अब देखते हैं वो है कहाँ, ये देखो, ये 2 जो चेन हैं जो हेलिकली कॉइल्ड हैं, ये क्योंकि ये है थिन, ये बहुत आसानी से एक दूसरे के ऊपर रैप हो सकते हैं। तो ये 2 एफ एक्टिन्स की चेन है। ठीक है, फिर ये जो रस्सी जैसा सा कुछ अगर आपको दिख रहा हो, ये तो ये है ट्रोपोमायोसिन। अब इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कहीं कहीं पर ना ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है, ट्रोपोनिन। ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर है। अब जब मायोसिन जो है वो इससे अटैच होती है तो वो ये जो ट्रोपोनिन है ना इन्हीं की जगह होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा मायोसिन है। अब देखो, मायोसिन के दो पार्ट्स हैं ये, एक है ये हेड और क्रॉस आर्म वाला और एक है उसकी टेल। हेड और क्रॉस आर्म जो है इसको बोलते हैं हैवी मैरोमाइसिन, और इसको नीचे वाले को बोलते हैं लाइट मैरोमाइसिन, जो उसकी टेल है। ठीक है, इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं जो आपको दिख ही रही हैं, ये ग्रीन ग्रीन, यहाँ से ही ये इस पर अटैच होता है, और उसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी हैं। क्लियर? बस यही है सब कुछ, थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है इसके। उसके बाद है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म जो हम इससे देख सकते हैं। देखो, अगर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो पहले क्या होता है, पहले एक सिग्नल आता है हमारे नर्वस सिस्टम से, है ना, सिग्नल आएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब वो जो सिग्नल जो है वो पहुंचेगा हमारे सार्कोलेमा में, वो पहुंचेगा हमारे सार्कोलेमा में, सार्कोलेमा में पहुंचेगा। कैसे पहुंचता है कोई भी सिग्नल? वो पहुंचता है एक न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, और वो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, वो है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले एक सिग्नल आया न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, है ना। ये है एक्टिन, एक्टिन के ऊपर हमने पढ़ा था क्या है वो, ऐसे जो बने हुए थे क्या थे,
ट्रोपोनिन, है ना। तो क्या होता है, जब सिग्नल आता है ना तो कैल्शियम आयन जो है वो जनरेट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो वो कैल्शियम आयन क्या करता है, वो कैल्शियम आयन जो ट्रोपोनिन है ना उसके साथ बाइंड कर जाता है और वो ट्रोपोनिन को ले जाएगा। फिर वो जगह खाली हो जाएगी तो वहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा, मायोसिन। कौन अटैच हो जाएगा, मायोसिन, वही है। तो इसमें क्या हुआ देखो, सबसे पहले एटीपी होती है हमारे मायोसिन के अंदर, एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है ना, वो टूट जाएगा एडीपी और फोस्फेट में। उसके बाद एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा एक्टिन और मायोसिन में, ठीक है। उसके बाद एडीपी और फॉस्फेट जो वो बाहर निकल जाएंगी और जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बाइंड कर लेगी। सिर्फ यही है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये हम जो पढ़ रहे थे ना ऊपर, ये है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अब देखो ये हमने जो ऊपर पढ़ा था ना, देखो अब देखो जब रिलैक्स्ड है हमारे मसल्स रिलैक्स्ड है तो हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था। एच जोन है, आई जोन है, आई बैंड है, ए बैंड है, सब है ना। पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या हुआ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो एच जोन है वो देखो डिक्रीज हो रहा है ना। आई बैंड भी कम होगा, ए बैंड भी कम होगा, ए बैंड भी कम होगा। सही कहा कि गलत, बताओ। एक चीज है जो मैंने यहाँ गलत बोल दी, पकड़ पाए? तो जो ए बैंड है ना वो डिस्टेंस कह सकते हो आप कि जो मायोसिन है उसके दोनों एंड्स के बीच का डिस्टेंस लगा लो, वो है ए बैंड। तो ए बैंड जब कॉन्ट्रैक्शन भी होगी तो ये जो मायोसिन है ना ये तो एज इट इज है, तो जो ए बैंड है ना वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। ए बैंड में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। और अगर आप बात करें कि भाई जब बहुत मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या होता है कि जो एच जोन है ना वो बिल्कुल उड़ जाएगा, एच जोन खत्म ही हो जाएगा, ये है बात, ठीक है। यही सब लिखा है यहाँ। अब देखो इसमें एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, रेड मसल्स एंड वाइट मसल्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन भी है। ये रेड फाइबर्स है ना, वाइट फाइबर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये साइड वाले नोट्स में देखो। रेड मसल्स में क्या, रेड मसल्स होते हैं एरोबिक मसल्स, ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है उनमें, ठीक है। वहाँ पर जो मायोग्लोबिन है वो हाई होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। वाइट मसल्स में ये सारी चीज़ें कम हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या, रेड मसल्स में सब कुछ ज़्यादा है ना, वाइट मसल्स में सब कुछ कम है, पर सिवाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड मसल्स में कम होता है और वाइट मसल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है हमारे स्केलेटल सिस्टम की। कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें ये बोन्स के नाम वाम थोड़े बहुत याद करने हैं। तो देखो बोन्स हमारे पास 206 बोन्स हैं, है ना, 206 बोन्स हैं कैल्शियम के बने हुए, कुछ कार्टिलेजेस भी हैं। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन है, अपेंडिकुलर में 120 बोन है। एक्सियल स्केलेटन कौन सा होगा, एक्सियल स्केलेटन जो बिल्कुल मिडिल में, मतलब हमारा जिसमें हमारा स्कल आएगा और वर्टिब्रल कॉलम आएगा, ठीक है। अपेंडिकुलर हो गया उसके अलावा आइट साइड वाली चीजें, हाथ पैर ये सब, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ बोन्स देखो जैसे इसमें दे रखी हैं, ये एक्सियल बोन 80 बोन्स हैं, ठीक है। स्कल में दो टाइप्स में बांटा है बोन्स को, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल मतलब ऊपर वाली, फेशियल फेस वाली, ठीक है। उसमें कुछ कुछ आप वैसे आप याद कर लो, कुछ याद कर लो इम्पोर्टेंट। जैसे एक तो हायोइड बोन, ये एक यू शेप्ड बोन है जो बक्कल कैविटी के बेस पे यहाँ पे होती है,
ये आपको एक पता होना चाहिए। बाकी इन सारी बोन्स को एक बार आप पढ़ लेना, इससे ज़्यादा इसमें से और तो कुछ नहीं है। एक है ईयर ओसिकल्स। ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मीलियस, इनकस, स्टेप्स। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्टेप्स है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम ये है। तो देखो इसमें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 यूनिट्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम की 26 यूनिट्स हैं। तो देखो ऊपर वाला जो है इसमें जो पहला जो वर्टिब्रा है उसका नाम हमें पता होना चाहिए, वो है एटलस। वो है पहला है एटलस, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम को डिफरेंशिएट किया गया है, एक तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, पहले जो 7 है ना ये वो है सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद थोरेसिक है जो उससे नेक्स्ट 12 है, लंबर 5 लास्ट के, और फिर सेक्रल है एक, उसके बाद है कोकीजियल 1, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप देख लेना। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम जो हमारी रिब्स जहाँ आगे जुड़ी होती है ना, जहाँ पे, उसको बोलते हैं स्टर्नम। ये रिब्स आ गई, स्टर्नम ये है, स्टर्नम ये बीच का, दिस इज स्टर्नम। ये रिब्स में आपको पता होना चाहिए फॉल्स और ट्रू रिब्स के बारे में, है ना। पहले जो 7 पेयर हैं, पहले जो 7 पेयर हैं वो है ट्रू रिब्स। उसके बाद वाले 8, 9 और 10 वो हैं फॉल्स रिब्स। 11 और 12 हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? ट्रू रिब्स उसे कहा गया है जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है। फॉल्स रिब्स उनको कहा गया है जो स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं है, पर वो ऊपर वाली रिब्स को ज्वाइन कर लेते हैं जो स्टर्नम से अटैच्ड है। फ्लोटिंग रिब्स वो हैं जो अटैच्ड नहीं है कहीं भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर लिम्ब की। ये देखो हमारे हाथ की बात करते हैं। हमारे हाथ में जो सबसे पहली हड्डी है ये इस कौन है? ये है ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस, अल्ना, फिर आता है कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ठीक है। सेम चीज़ें पैरों में है। फीमर, सबसे पहले फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, उसके बाद टीबिया और फिबुला, उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ठीक है। अब बात करते हैं गर्डल की, पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल। गर्डल कौन है? गर्डल का मतलब है जो आपका जो एक्सियल स्केलेटन है और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उनको जो ज्वाइन करती है जो बोन, वो उसको बोलते हैं गर्डल। ऊपर जैसे क्लेविकल, क्लेविकल आपके ये हाथ और इधर रिब्स इनको कनेक्ट करती है क्लेविकल बोन, जिसको क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। एक तो क्लेविकल है, एक और है स्कैपुला। एक है स्कैपुला जो आपको पीछे की साइड कमर में दिखेगी, एक ट्रायंगुलर सी बोन, वो है स्कैपुला, ठीक है। ये था पेक्टोरियल गर्डल। हम बात करें पेल्विक गर्डल की, तो उसमें होता है एक इलियम, एक इस्चियम, एक प्यूबिस, ये तीनों, ठीक है। उसके बाद बात आती है जॉइंट्स की। किन किन तरह कुछ टाइप्स के जॉइंट्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में। एक जैसे सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स वो जॉइंट जहाँ पे ना मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। जैसे कि हमारी खोपड़ी में अलग अलग बोन्स एक साथ जुड़ी हुई हैं, जॉइंट्स हैं वहाँ पर, क्या वहाँ पर कोई भी मूवमेंट होती है? नहीं, तो वो है फाइब्रस जॉइंट। फिर है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जहाँ पर मूवमेंट थोड़ी बहुत लिमिटेड मूवमेंट है, लिमिटेड मूवमेंट है। जैसे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम, कुछ हद तक हम उड़ सकते हैं, कुछ हद तक हम उड़ सकते हैं, वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट होती है, जो हमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब उसके कुछ टाइप्स हैं जो क्वेश्चन आएगा जहाँ से। एक है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? वो होता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गर्डल, ऊपर की तरफ। हिंज जॉइंट जो हमारा नी जॉइंट है। पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में।
ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे कार्पल्स के बीच में, हाथ में, हथेली में। सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें कुछ डिसऑर्डर्स की। सबसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या क्या होगा इसमें? फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। फिर बात आएगी मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, जिसमें कि डीजनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का, धीरे धीरे वो डीजनरेट होती रहती हैं, मोस्टली ये जेनेटिक होता है। फिर है टेटनी, जिसमें कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स में, ये होता है ड्यू टू लो कैल्शियम आयंस। अर्थराइटिस हमें पता है तो बहुत कॉमन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ओस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड है, जिसमें कि वीक हो जाता है, बोन मास कम हो जाता है, तो फ्रैक्चर्स बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग जाते हैं। ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। फिर है गाउट, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट अगेन, पर ये होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर। आसान सा ही चैप्टर है, कुछ नहीं है। एक बार कुछ ये इसमें एक तो ये जॉइंट्स, कौन सा जॉइंट कहाँ है ये आपको याद होना चाहिए। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल की कौन सी बोन्स हैं ये आपको याद होना चाहिए। बेसिक हमारे हाथ पैर की बोन्स कहाँ कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, ये सब चीज़ें। और इसमें कुछ भी समझने लायक कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।